प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT कक्षा 12 अध्याय 13 को डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, ये इसका सेकंड पार्ट है और हमारे चैप्टर का नेम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सभी ने अवज्ञा और उससे आगे क्या क्या हुआ, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर सुन लीजिएगा और ये सेकेंड पार्ट है, तो हम लोग इसके आगे का शुरू कर रहे हैं। नमक सत्याग्रह क्या था, इसको देख लेना है। एक मिनट उससे पहले ये देख लेते हैं नमक सत्याग्रह से बचा हुआ है। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़ों, खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया। इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनाना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मिल में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर डाला। नमक सत्याग्रह क्या है, इसको देख लेते हैं। नज़दीक से एक नज़र। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के लिए साथ भी उन्होंने ऐसा किया था। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई थी। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों, यहाँ तक कि अच्छा होगा अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियाँ हो तो अच्छा होगा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीकों से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने में समारोहों की शुरुआत होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदुओं व मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य, अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा और यह असंभव नहीं है। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहर्णीय अधिकार है, और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। दांडी यात्रा मार्च 1930। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था, वह गांधी जी का कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक
प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चित्र में मार्च में 1930 में कैसे नमक सत्याग्रह करने जा रहे हैं, नमक कानून को तोड़ने जा रहे हैं अपने सभी अनुयायियों के साथ। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्यवाही के महत्व को न समझ सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक को उठाते हुए। नमक सत्याग्रह क्यों? नमक विरोध का प्रतीक क्यों था? इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है, प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया है। बिना कर, जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था, अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी, नष्ट कर देती थी। अतः यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती है। यह जनता को उसके उत्पादन से रोकती है और प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देती है। अतः किसी भी वजह से किसी चीज़ को स्वयं प्रयोग न कर पाने तथा अन्य को भी उसका प्रयोग न करने देने तथा ऐसे में उस चीज़ को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विशेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता है। विभिन्न स्रोतों से मैं भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियाँ सुन रहा हूँ। टनों न सही पर कई मन नमक कोंकण तट पर नष्ट कर दिया गया बताया गया है। दांडी से भी इस तरह की बातें पता चली है, जहां कहीं भी ऐसे क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावना दिखती है, वहां तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता है। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता है और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता है। नमक एकाधिकार एक तरह से चौतरफा अभिशाप है। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है। प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का यह अतिशय विनाश करता है। इस विनाश का मतलब ही है कि और अधिक राष्ट्रीय खर्च। चौथा, इस मूर्खता का चरमोत्कर्ष भूखे लोगों से हजारों प्रतिशत से अधिक की उगाही है। सामान्य जन की उदासीनता की वजह से ही लंबे समय से यह कर अस्तित्व में बना रहा है। आज जनता पर्याप्त रूप से जग चुकी है, अतः इस कर को समाप्त करना होगा। कितनी जल्दी इसे खत्म किया जाए यह लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। द कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी खंड 49 में यह दिया गया है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा नमक को क्यों नष्ट किया जाता था? महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों की तुलना में अधिक दंडात्मक क्यों मानते थे? कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था, जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के समुद्र तटीय टोले की तरफ चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चय यह छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई यह कहता कि इसमें मेरे हृदय से अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस
आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें शांति और अहिंसा का कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है जो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो। कल हम नमक कानून तोड़ेंगे। सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं, ये सवाल अलग है। हो सकता है सरकार हमें ऐसा ना करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है, उसके लिए वह अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं रह जाती। इस भाषण के आधार पर बताइए कि गांधी जी औपनिवेशिक राज्य को कैसे देखते थे। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थीं। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां एक ज़माने में वे बेरोक टोक घूमते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920 से 22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। एक बार फिर से देखिएगा। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थीं। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां एक ज़माने में वे बेरोक टोक घूमते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920 से 22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांव में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खात्मे हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की है। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की सीढ़ियाँ हैं। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे हैं। उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं।
उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिए थे। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कद-काठी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उसने दावा किया कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बारे में भी इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। जब वे गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई थी। इस चित्र में आप दाएं से बाएं जवाहरलाल नेहरू, जमुना लाल बजाज, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, महादेव देसाई अग्रभाग में और सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं। पृथक निर्वाचिका के बारे में समस्या। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा था, अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहे? पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का यह भाव और मजबूत हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए और जब आप इस लक्ष्य प्राप्त कर ले तो एक अरियर श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी को पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी। संवाद। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरी, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा और संभवतः सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन बैठकों के बाद गांधी-विन समझौते पर सहमति बनी जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा, आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। वह गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे राजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक B.R. अम्बेडकर की तरफ से था, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे स्वर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन का चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। पृथक निर्वाचिका पर अम्बेडकर के विचार। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलीलों के जवाब में अम्बेडकर ने लिखा था, हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के बजाय कोढ़ियों की तरह देखता है, जिनके साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जा सकते। आर्थिक रूप से यह ऐसा वर्ग है जो 2 वक्त की रोटी के लिए स्वर्ण हिंदुओं पर पूरी तरह आश्रित है, जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। न केवल हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनके सारे रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाली हर संभावना को बंद कर दिया है, जिसमें दलित वर्गों को जीवन में ऊपर उठने का कोई अवसर न मिल सके। इस परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। बाबा साहेब अम्बेडकर, व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव into the untouchables में ये दिया हुआ है। विलिंगटन ने लिखा था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चल रही होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नाज़ियों के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940 से 41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड लिथिंगो के साथ बैठक के लिए जाते हुए 13 अक्टूबर 1939। इस बैठक में
युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप पर चर्चा की गई थी। जब वायसराय के साथ वार्ता टूट गई तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ महात्मा गांधी, मार्च 1942। आप देख सकते हैं। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्त की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन, तीन धुरियों के बीच का संघर्ष था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई। चर्चा कीजिए। स्रोत 5 एवं 6 को पढ़िए। दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच काल्पनिक संवाद को लिखिए। भारत छोड़ो। 17 1943। 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया था। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों तथा तूफान दलों ग्राम इकाई के साथ मिलकर एक प्रति सरकार समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी, जिन्होंने जन अदालतों का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य किए। कुणबी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली 17 प्रति सरकार सरकारी दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद 1946 के चुनावों तक चलती रही। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मार्च 1940 में क्रिप्स आए। 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी और कांग्रेस के साथ समझौते निकालने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था, लेकिन विफल हो गया। तो फिर अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई इलाकों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने
उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वॉवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन भी किया था। लॉर्ड वॉवेल ने यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में औरतों का एक जुलूस देखा जा सकता है। उन्नीस 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फरवरी 1947 में वॉवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। फरवरी 1947 में वॉवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने हेतु संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। दाईं ओर जवाहरलाल नेहरू तथा बाईं ओर बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ विचार विमर्श करते महात्मा गांधी। नेहरू और पटेल कांग्रेस के भीतर दो अलग अलग राजनीतिक प्रवृत्तियों समाजवादी और रूढ़िवादी का प्रतिनिधित्व करते थे। महात्मा गांधी को अक्सर इन दोनों समूह के बीच मध्यस्थता करनी पड़ती थी। आखिर बहादुराना दिन 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वो कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ना ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिले थे। उनका राष्ट्र विभाजित था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। उनकी जीवनी लेखक डी.जी. तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों के आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें।
गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो भी उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में हालात जो रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य के ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। एक दंगाग्रस्त गांव में जाते हुए महात्मा गांधी 1947 में। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। कई लोग इस बात पर नारे लगाते थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। डीजी तेंदुलकर के शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदायों के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहाँ भी जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ वे किस मुँह से जा सकते थे जबकि दिल्ली में ही वे मुसलमानों को पूरी सुरक्षा आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोह भंग वाले साबित हुए। फिर भी उनको विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी। भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने यह आशा भी जताई कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बढ़ चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। महात्मा गांधी की मृत्यु एक प्रचलित क्षेत्र लोक छवियों में महात्मा गांधी को एक देवता का रूप दे दिया गया था और उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में एकीकरण को समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता था। यहाँ आप जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल यानी कांग्रेस के भीतर दो अलग अलग धाराओं के प्रतिनिधियों को गांधी जी की चिता के दोनों ओर खड़ा हुआ देख सकते हैं। मध्य में स्वर्ग में महात्मा गांधी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाते रहेंगे। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया, जिनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह था नाथूराम गोडसे नाम का ब्राह्मण था। पुणे का रहने वाला गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी
जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। एक ज़माने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उसे नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था, तथा दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम ने लिखा, दुनिया जानती थी कि उसने उनकी गांधी जी की मृत्यु पर वैसा ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था, और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। गांधी को समझना। हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफ़र तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका आगे का पार्ट मैं जल्द प्रोवाइड कर दूँगी। ये लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।